हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है दशा, अंतरदशा और विवाह योग कैसे बनता है। आज जो स्थिति बता रहा हूँ, 2 ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा। यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपके विवाह के योग उस समय में अवश्य बनेंगे। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ इससे संबंधित आपकी क्या राय है आप भी ज़रूर देवें। मान लीजिए कोई मिलान आता है, किसी लड़की का पैकेज 16 लाख 17 लाख रुपए है सालाना, और उसके लिए एक मिलान आया लड़के का, और उस लड़के का पैकेज है 15 लाख, या उस लड़की से यूँ मान लेवें कि 50,000 या लाख रुपए कम है पैकेज। ऐसी स्थिति में लड़की वालों की तरफ से मिलान ठुकरा दिया जाता है, और कारण यही बताते हैं कि लड़की का पैकेज ज़्यादा है, लड़के का कुछ कम है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या मिलान को ठुकरा देना चाहिए? मान लीजिए लड़के का पैकेज 20 लाख है, लड़की का पैकेज 15 लाख है। शादी हो गई, शादी के बाद लड़की का पैकेज हो गया 25 लाख, लड़का 20 लाख पे ही रह गया। तो क्या ऐसी स्थिति में उन दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, या वो लड़की उस लड़के को छोड़ देगी? तो इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो मिलान आते हैं उसमें ऐसी स्थितियां भी बनती है। तो आपकी क्या राय है? यदि आप यहाँ इस चैनल पर देंगे अपनी राय तो अन्य लोग भी उसे पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। बहुत सी बार विवाह में देरी के अनेक कारण बनते हैं, उसमें से एक कारण यह भी है, अच्छा रिश्ता आया लेकिन लड़के की तनख्वाह वेतन 50,000 या लाख रुपए कम है लड़की से सालाना, वो भी उसमें भी रिश्ता छोड़ दिया जाता है। अब हम चलते हैं विषय पर। हमारी जो कुंडली है उसमें 2 ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो चंद्रमा। चंद्रमा सीधा आपके मन का कारक है, मन पर पूरा नियंत्रण चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा की स्थिति यदि कुंडली में काफ़ी अच्छी है तो आपका मन भी अच्छा होगा। अब मन में सारी बातें आ गई, अच्छे बुरे सारे विचार जो मन में आ रहे हैं वे चंद्रमा से देखते हैं। आपकी किसी व्यक्ति के प्रति क्या भावना है वह भी चंद्रमा से देखते हैं। अच्छी बुरी सारी स्थितियाँ, आपका खान पान रहन सहन, वह भी चंद्रमा पर निर्भर करता है। जैसा करेगा मन वैसा ही व्यक्ति करेगा। मन में जैसी बातें आएगी, जैसे विचार आएंगे, वैसा ही तो व्यक्ति करेगा। तो सबसे पहला ग्रह जो है ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है चंद्रमा, और चंद्रमा की राशि है कर्क। और कर्क राशि को हम काल पुरुष में, जब हम काल पुरुष की स्थिति देखते हैं, अलग अलग शरीर के अंगों को देखते हैं, तो वहाँ पर हमने स्थिर मान लिया कर्क राशि को चौथे भाव में। हालांकि हर कुंडली में चौथे भाव में अलग अलग राशियाँ होती है, लेकिन चौथे भाव में यदि काल पुरुष की स्थिति समझें तो कर्क राशि को हम देखते हैं चौथे भाव में। और कर्क राशि से हम फेफड़ों की स्थिति भी देखते हैं, सुख की स्थिति भी देखते हैं। जीवन में सुख कितना है? कोई व्यक्ति है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं है, लेकिन वह सुखी है या नहीं? तो मानसिक संतोष और सुख भी हम चंद्रमा से देखते हैं। और मन में यदि विवाह का विचार आ रहा है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तब भी हम चंद्रमा की स्थितियों को देखते हैं। फिर बात आती है दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र जो है वह कुंडली में बड़ा महत्व रखता है। शुक्र से सारी स्थितियां देखी जाती है, जिसमें आता है आपके भोग विलास के सभी साधन, जितने भी आप साधन इस्तेमाल करते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे और भी उपभोग के जितने भी साधन हैं, मकान है और सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, शुक्र से देखते हैं। शुक्र यदि कुंडली में अच्छा है तो सारी सुख सुविधाएं आपको जीवन में मिलती है। और काल पुरुष के हिसाब से देखें तो इसकी एक राशि है वृषभ, एक राशि है तुला। वृषभ राशि दूसरे भाव में पड़ती है, वहाँ से हम कौटुंबिक सुखों को देखते हैं। कौटुंबिक सारी शुभ स्थितियाँ, कुटुंब में किसी व्यक्ति का आना, परिवार में किसी सदस्य का जुड़ना, ये सारी स्थितियां हम शुक्र से देखते हैं। दूसरी राशि आती है तुला राशि।
तो तुला राशि को हम फिक्स मानते हैं सप्तम भाव में। हालांकि अलग अलग कुंडलियों में सप्तम भाव में राशि अलग होती है, लेकिन काल पुरुष चक्र में अगर हम देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि को भी देखते हैं। ज्योतिष में फलित का एक नियम यह भी है कि सप्तम भाव यदि पीड़ित है, लेकिन उसके बाद भी आप कुंडली से समझ सकते हैं, यहाँ पर सप्तम भाव यदि पीड़ित है, लेकिन यदि कुंडली में तुला राशि भी कहीं पीड़ित है तो वैवाहिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे दूसरा भाव किसी व्यक्ति का पीड़ित है और दूसरे भाव में वृषभ राशि नहीं है, कोई अन्य राशि है, लेकिन यदि दूसरा भाव पीड़ित है लेकिन साथ में वृषभ राशि पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, कुंडली में जहाँ कहीं पर भी वृषभ राशि है उस पर पाप ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में कौटुंबिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। धन के मामले में भी व्यक्ति को समस्या होती है। और दूसरा भाव है मुख का, चेहरे की सुंदरता भी कम हो जाती है। तो काल पुरुष में इन राशियों का बड़ा महत्व है। जैसे कर्क राशि है, अब चौथे भाव में आपकी कुंडली में कोई भी राशि है, मान लीजिए कर्क राशि नहीं है, अन्य राशि है, चौथे भाव में मंगल और राहु है, जैसे अंगारक युति है, मंगल राहु की अशुभ युति है। हालांकि ऐसी स्थिति में सुख नहीं मिल पाते हैं, भूमि मकान वाहन के सुखों में कमी रहती है। लेकिन यदि कर्क राशि, कुंडली में कर्क राशि को भी देखना पड़ेगा और चंद्रमा की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। कर्क राशि और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, कर्क राशि पर पाप ग्रह नहीं है, जैसे केतु या शनि हो, तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा स्थितियाँ बुरी हो जाती है। तो चंद्रमा की कर्क राशि, शुक्र की वृषभ और तुला राशि, इनका बड़ा महत्व है। और विवाह का संबंध भी शुक्र से ही है। भोग विलास के जितने भी साधन हैं और उसके अलावा घर में जितने भी शुभ कार्य होते हैं वे शुक्र से भी देखे जाते हैं। शुक्र से धन की स्थिति भी देखते हैं, जैसे गुरु से धन की स्थिति देखते हैं, तो शुक्र को भी धन का कारक कहा गया है। कई विद्वानों ने लिखा है कि शुक्र की स्थिति यदि अच्छी हो तो धन की स्थिति अच्छी रहती है, परिवार कुटुंब की स्थिति अच्छी रहती है, व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं होती है। और विवाह होना तो बहुत ही साधारण सी बात है यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है। तो हमें आज के इस सूत्र को समझना है कि आपकी कुंडली में आप यह देखें कि किसी भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो या दशा चल रही हो, आप वहाँ पर यह देखें कि आपकी लग्न कुंडली कोई भी हो सकती है, जिस ग्रह की दशा चल रही है सबसे पहले तो आप देखें दशा, और यहाँ पर दशा का संबंध है विंशोत्तरी दशा से, अन्य कोई दशा नहीं देखनी है, अष्टोत्तरी योगिनी कोई दशा नहीं देखनी है। आपको अपनी कुंडली में आगे पेज पलटकर विंशोत्तरी दशा देखनी है। यदि आपने यह दशा नहीं बनवाई है तो आजकल मोबाइल सॉफ्टवेयर या अन्य किसी माध्यम से आप इस दशा को देख सकते हैं। तो इन दशाओं में जैसे मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा यूँ तो खराब है, लेकिन राहु की दशा में यदि चंद्रमा का अंतर आए या शुक्र का अंतर आए या अन्य किसी ग्रह की दशा चल रही है उसमें भी यदि शुक्र की या चंद्रमा की अंतरदशा आए या किसी ग्रह की अंतरदशा चल रही है, मान लीजिए आपको भी शनि की महादशा चल रही है और शनि में मान लीजिए बुध की अंतरदशा चल रही है, अब बुध में मान लीजिए शुक्र आ गया या बुध में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आ गई, तो प्रत्यंतर दशा को भी अवश्य देखें। तो दो ग्रहों पर कुंडली में हमेशा ध्यान देवें। जब भी इनकी चंद्रमा की और शुक्र की चाहे दशा आ जाए, चाहे अंतरदशा आ जाए, चाहे प्रत्यंतर दशा आ जाए, चाहे कुछ दिनों के लिए सूक्ष्मांतर दशा आ जाए, ऐसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों पर नज़र जरूर रखें, दशाओं को अवश्य देखें। विंशोत्तरी दशाओं का बड़ा महत्व है। और यदि ये अंतरदशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ, सूक्ष्म अंतर आते हैं या दशा आती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो समय आपके सामने निकल कर आया, कोई एक तारीख निकल कर आएगी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक चंद्रमा रहेगा। वैसे तो जब भी आप कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर ऊपर उस पेज पर यदि कंप्यूटर से बनवाते हैं तो वहाँ पर दशा समाप्ति काल लिखा हुआ होता है या दशा प्रारंभ काल लिखा हुआ होता है, उसको अवश्य पढ़ें। अधिकतर मामलों में दशा समाप्ति काल लिखा हुआ होता है। तो जैसे मान लीजिए चंद्रमा के सामने कोई तारीख लिखी हुई है
तो वहाँ पर चंद्रमा समाप्त हो रहा है। उससे पूर्व वाली जो तारीख है जहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य की समाप्ति जैसे ही होगी, सूर्य की अंतर्दशा या दशा की समाप्ति जैसे ही होगी, चंद्रमा की दशा प्रारंभ हो जाएगी। तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे ही इस योग को समझ सकते हैं। तो शुक्र और चंद्रमा के बारे में ज्योतिष शास्त्र में अनेक स्थानों पर सूत्र लिखे गए हैं और वहाँ पर कहा गया है कि शुक्र और चंद्रमा की यदि अंतर्दशा है, प्रत्यंतर है या सूक्ष्मांतर है या बड़ी दशा है तो वहाँ पर ध्यान अवश्य देवें। उस समय में थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, मिलान भी आते हैं और मिलान पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो वहाँ रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो यह छोटी सी जानकारी थी, इसको समझें। और मेरा जो प्रश्न था कि यदि किसी लड़के का पैकेज कम है लड़की से, मान लीजिए 50,000 या लाख रुपए कम है, जैसे सालाना पैकेज लड़की का 16 लाख है, लड़के का 15 लाख ही है या 14 लाख है, ऐसी स्थिति में भी मिलान छोड़ दिए जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर देवें, क्योंकि इस कारण से भी अनेक रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं और इस स्थिति को समझना पड़ेगा। बहुत सी बार थोड़ी सी सुंदरता के पीछे भी मिलान को छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, उतनी सुंदर नहीं है लेकिन उसमें संस्कार अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, लड़के ने उससे शादी कर ली तो उसमें क्या बिगड़ गया। और लड़के ने मान लीजिए मना कर लिया, और मान लीजिए लड़के ने किसी बहुत ही सुंदर लड़की से विवाह कर लिया और विवाह के बाद मान लीजिए उस लड़की का सिर फूट गया, चेहरा खराब हो गया या एक आंख खराब हो गई, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या उस रिश्ते को छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे? नहीं। जनरली मेरा तो यही मानना है कि रिश्ता तभी करना चाहिए जब आप में भी संस्कार हो, आप उस रिश्ते को निभा सकें। तो ये सारी स्थितियां समझनी पड़ती है। विवाह के पहले आप जो सोचते हैं वैसा का वैसा ही जीवन भर चलेगा, संभव नहीं है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इन सारी बातों पर भी ध्यान देवें। और यदि कोई ढंग का मिलान है, संस्कारी परिवार है, अच्छा रिश्ता आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा बहुत पैकेज कम ज़्यादा है तो वहाँ पर भी आपको संतुलन रखकर उस विवाह को कर लेना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग उनके सिद्धांत हैं, वे उसी अनुकूल चलते हैं। लेकिन आप भी अपनी राय ज़रूर देवें ताकि हमें भी पता लगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।